यूपीएससी में एसे बहुत इंपॉर्टेंट है और अगर आपने एसे के पेपर को अच्छे से अटैम्प्ट किया 250 मार्क्स का होता है एसे, आपको 2 एसे अटैम्प्ट करने होते हैं और अगर आपने फिलोसफिकल एसे को अच्छे से अटैम्प्ट कर दिया तो डेफिनेटली आपके लिए एसे में बम हो सकता है। आप बहुत मैक्सिमम मार्क्स अचीव कर सकते हैं, अपनी रैंकिंग को अच्छी तरीके से आप सिक्योर कर सकते हैं, टॉप 50 टॉप 100 में आप अपनी रैंकिंग पा सकते हैं। उसके लिए आपको एसे को समझना होगा। मैंने इससे पहले वीडियोज़ एसे पर डाले हैं और फिलोसफिकल एसे कैसे लिखा जाए उससे रिलेटेड भी एक वीडियो भी मैंने अभी कुछ दिन पहले अपलोड किया था। हम प्रीवियस ईयर्स के जो एसे हैं उनको लेकर के स्पेसिमेंस के तौर पर आपके सामने लेकर के आ रहे हैं ताकि किस तरीके से एसे लिखा जाए, क्या उसमें कंटेंट होना चाहिए, किस तरीके से डिकोड करना चाहिए, किस तरीके से हमें कीवर्ड को निकाल करके एसे को उसके अलग अलग डायमेंशन और एक्सपर्ट से जोड़ना चाहिए। और हिंदी मीडियम के जो एस्पायरेंट्स हैं उनके लिए डेफिनेटली ये बहुत टफ होता है कि किस तरीके से एसे को डिकोड किया जाए और फिर उस एसे के सारे जो डायमेंशंस हैं फिलोसफिकल एसे के, जो दार्शनिक एसे हैं और निबंधों को कैसे लिखें। हमने ये 2022 में एक एसे आया था, यू कैन नॉट स्टेप ट्वाइस इन द सेम रिवर। ये एसे का टॉपिक था। इसका अर्थ ये है कि आप किसी नदी में किसी 2 बार कदम नहीं रख सकते। अब इसका मतलब क्या है, इसको अगर आप समझ जाएंगे तो एसे को आप पूरी तरीके से डिकोड कर लेंगे, क्योंकि यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि क्या कह रहा है, यू कैन नॉट स्टेप ट्वाइस इन द सेम रिवर। अब यही चीज़ आपको ध्यान रखनी है, यानी आप 2 बार किसी नदी में कदम नहीं रख सकते हैं। तो एक नदी है, आप एक बार गए अंदर, फिर दोबारा फिर गए अंदर, तो ये तो मतलब नहीं हुआ इसका। डेफिनेटली इसका मतलब ये हो कि जब आप कदम रिवर में रखते हैं, नदी में रखते हैं, तो जो पहला पानी आपसे टच करता है वो पहला पानी फ्लो करता हुआ आगे बढ़ जाता है, वो फ्लक्स आगे बढ़ जाता है और फिर आपके पैरों के नीचे, आपके कदमों के नीचे वो जो वाटर आता है वो दूसरा वाटर होता है, नया वाटर होता है। फिर इसी तरीके से तीसरा फ्लो होता है, चौथा फ्लो होता है, 5वां फ्लो होता है, लेकिन ये पहला वाला फ्लो बैक होकर के नहीं आता है। अब आपको क्लियर हो रहा होगा कि इसका अर्थ क्या है, आपको लिखना क्या है। आपको परिवर्तन को दिखाना है कि परिवर्तन होता रहता है, निरंतर परिवर्तन होता रहता है और ये परिवर्तन जो निरंतर होता रहता है वो ये इस बात को इंडिकेट करता है कि ये जो जीवन है वो परिवर्तनशील है। अगर आपने इस पॉइंट को पकड़ लिया, डिकोड कर दिया, तो डेफिनेटली आपके लिए एसे लिखना टफ नहीं है। और इसी एसे को इसी पॉइंट ऑफ व्यू पर मैंने डिकोड किया है और इसको मैंने लिखा है। आप इस एसे को सुने और इसके जो पॉइंट जहाँ जहाँ मैंने रेस किए हैं, किस तरीके से इसको मैंने इसके अलग अलग डायमेंशन से जोड़ा है, अगर आपको ये समझ में आ गया और इस तरीके से आपने 8-10 एसे समझ लिए तो डेफिनेटली सारे एसे आपके लिए डिकोड कर जाना, उनको कीवर्ड्स को उनको पॉइंट आउट कर लेना और फिर एसे को रिलेट करके लिख देना। कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि जीएस में आपने सारे वो पॉइंट पढ़ रखे हैं जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जीएस जब आप पढ़ लेते हैं तो किसी भी टॉपिक पर आप लिख सकते हैं, क्योंकि आपको हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्लियर होता है, ज्योग्राफिकल बैकग्राउंड क्लियर होता है, इकोनॉमिकल बैकग्राउंड क्लियर होता है, आपके सामने कल्चरल एस्पेक्ट्स जो हैं वो स्पष्ट होते हैं, साथ ही साथ इन्वायरमेंटल पहलू भी आपके सामने उजागर होते हैं। तो आप किसी भी पर्सनालिटीज़ के पॉइंट ऑफ व्यूज़ आपके सामने होते हैं। आपने गांधी जी के बारे में पढ़ा है, आपने नेहरू के बारे में पढ़ा है, आपने सुभाष चंद्र बोस के बारे में पढ़ा है, आपने गौतम बुद्धा के बारे में पढ़ा है, आपने महावीर के बारे में पढ़ा है, आपने गीता के बारे में पढ़ा है। तो आप वो सारी बेसिक चीज़ें जानते हैं जो आपको किसी एसे में अपने तथ्यों को सपोर्ट करने के लिए, सप्लीमेंट करने के लिए, उनको अनुपूरक करने के लिए जो चाहिए, वो सारा रॉ मटेरियल आपके माइंड में कहीं पड़ा होता है। सिर्फ आपको इस फिलोसफिकल एसे का जो कीवर्ड है उसको पकड़ना है और इसका जो कीवर्ड है वो परिवर्तन है, चेंजिंग है और एवर चेंजिंग लाइफ। ये चीज़ अगर आपने पकड़ लिया तो डेफिनेटली आपका ऐसे हो गया। अब अगर आप देखें तो ये स्टेटमेंट किसका दे रखा है, ग्रीक फिलोसफर है हेराक्लिटस, उनका ये स्टेटमेंट है और वो ये कहते हैं कि इसका मीन क्या क्या, एवरीथिंग इज इन ए स्टेट ऑफ कॉन्स्टेंट चेंज एंड फ्लक्स। हर चीज़ निरंतर बदलती रहती है और प्रवाह में रहती है और 2 मोमेंट, 2 क्षण जो होते हैं वो कभी भी सेम नहीं होते हैं, एक समान नहीं होते। 2 क्षण यानी एक पहला क्षण और दूसरा क्षण, उनके बीच में कोई समानता नहीं हो सकती क्योंकि दोनों अलग अलग समय पर हैं। और इसी को उन्होंने ये दिखाया है कि जब हम वाटर के रिवर में जाते हैं तो जो फ्लो है वो चेंज होता रहता है और एवरी एक्सपीरियंस एंड सिचुएशन इन लाइफ इज कंटिन्यूसली इवॉल्विंग। और जिस तरीके से हर क्षण आपके पैरों के नीचे से पानी जिस तरीके से बदल रहा है, उसी तरीके से आपका जीवन भी प्रत्येक क्षण में जो है
है बदलता जा रहा है, इस चीज़ को दिखाना है। यहाँ पर हमने क्या किया है, यानी इस कोटेशन में जो ग्रीक कोटेशन है वो सिंबलाइज किया है एवर चेंजिंग नेचुरल लाइफ को पानी के साथ, रिवर के फ्लो के साथ, और यही इसका जो है सार है। और अगर आपने इसको पकड़ लिया तो फिर आपके लिए लिखना आंसर आसान हो जाएगा। अब आप इसके फिलॉसफिकल पहलू पर भी लिख सकते हैं, साइंटिफिक पहलू पर भी लिख सकते हैं, इकोनॉमिकल पहलू पर भी लिख सकते हैं, टेक्नोलॉजिकल पहलू पर भी लिख सकते हैं, साइकोलॉजिकल पहलू पर भी लिख सकते हैं, इथिकल रीम्स में भी आ सकते हैं। और इस तरीके से अपने एसे को आप अच्छे तरीके से एक्सप्लोर करते हुए, एक लॉजिकल डिडक्शन करते हुए आप कंक्लूड कर सकते हैं। यानी आपने अपने एसे का इंट्रोडक्शन दिया और इसमें आपने ये बताया कि जिस तरीके से रिवर में जब हम कदम रखते हैं और प्रत्येक क्षण हमारे कदमों के नीचे पानी बदलता रहता है, ठीक उसी तरीके से ये जीवन भी परिवर्तनशील है। अगर आपने इस चीज़ को अपने इंट्रोडक्शन में रेखांकित कर दिया और उसके बाद बॉडी में आप आए और बॉडी में आपने क्या किया, उसके हिस्टोरिकल पहलू को, फिलॉसफिकल यानी दार्शनिक पक्ष को, उसके सांस्कृतिक पक्ष को, धार्मिक पक्ष को, नैतिक पक्ष को, आर्थिक पक्ष को आपने उजागर कर दिया, दिखाया किस प्रकार से परिवर्तन है। जैसे कि अगर आप आर्थिक पक्ष की बात कर रहे हैं तो 1991 से पहले हमारे कहाँ क्या था, हमारे कहाँ एक ऐसा राज्य था जो कि परमिट राज था। उस परमिट राज के बजाय अब 91 में क्या हुआ, एलपीजी के आया। अब एलपीजी क्या है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। तो अब आप दिखा रहे हैं कि आर्थिक नीतियों में परिवर्तन हो रहा है, तो ये परिवर्तन आया, ये इस चीज़ को आप रेखांकित कर सकते हैं। अगर आप इंडस्ट्रियलाइजेशन को दिखाते हैं तो साथ ही साथ आप इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन को भी दिखा सकते हैं। साइंटिफिक अगर बात की जाए तो हाइजेनबर्ग का जो सिद्धांत है आप उसको पॉइंट आउट कर सकते हैं। इसी तरीके से आप जो है थर्मोडायनेमिक्स के जो रूल्स हैं, सेकंड लॉ जो है उसको दिखा सकते हैं किस तरीके से डिग्रेडेशन होता है, और जब एक तरीके से कोई बंद सिस्टम होता है और वो डिग्रेड होता जाता है तो फिर वो उसमें जो परिवर्तन आते हैं आप उस तरीके से साइंटिफिक चेंजेस को दिखा सकते हैं। तो ये सारे वो पहलू हैं जिनको आप अपने एसे के अंदर ला सकते हैं। और अगर हम यहाँ पर बात करें फिलॉसफिकल एस्पेक्ट्स की तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हेराक्लिटस स्टेटमेंट क्या है, चैलेंजेस द नोशन ऑफ परमानेंस एंड स्टैटिक रियलिटी। ये जो स्टेटमेंट है इस बात को रेखांकित करता है, चुनौती देता है कि कुछ भी स्थायी नहीं है, कुछ भी स्टैटिक नहीं है, बल्कि उसमें परिवर्तनशीलता सदैव है और निरंतर है। और इसी चीज़ को रिवर को एक रूपक के रूप में, नदी को एक रूपक के रूप में इस्तेमाल किया गया है और एवर चेंजिंग फ्लो ऑफ लाइफ को बताया गया है कि जीवन किस तरीके से निरंतर बदल रहा है, उसका अस्तित्व किस तरीके से बदल रहा है। और इस तरीके से आपने उस पूरे एसे को पॉइंट आउट कर देना है। और अगर हम इसको जोड़ें भारतीय संस्कृति से तो पर्सपेक्टिव यहाँ पर देखें अगर हम तो बुद्धिज़्म में है, और बुद्धिज़्म में अनिक्का दे रखा है। अब ये इम्परमानेंस बताता है, ये इम्परमानेंस क्या, अस्थायित्व बताता है कि हर चीज़ों का अस्तित्व जो है अस्थायी है। हिंदू फिलॉसफी को अगर हम देखें तो वेदांता भी यही बात कहता है। माया क्या है, माया बताता है कि क्षणिकवाद, क्षणिक हर चीज़ और भ्रामक हर चीज़ है। जो भी हम भौतिक जगत में देख रहे हैं वो क्षणिक है और भ्रामक है, ये वेदांता का दर्शन है। अनिका क्या है, जो अस्थायित्व बताता है, बुद्धिज़्म का है। तो हम इस माध्यम से इस रिवर के कोड को रिलेट कर सकते हैं। फिर अगर हम आगे देखें साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से तो साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू में अगर हम थर्मोडायनेमिक्स, गति के जो द्वितीय नियम है, अगर उसको देखें तो वो क्या हाईलाइट करता है कि किसी भी बंद सिस्टम में स्टेट ऑफ डिसऑर्डर जो होता है, यानी जो अव्यवस्था की स्थिति होती है, टेंड्स टू इंक्रीज ओवर टाइम, वो समय के साथ उसकी बढ़ने की प्रवृत्ति होती है। और इसके नीचे क्या होता है, इसके नीचे चलते यूनिवर्स टेंडेंसी टूवर्ड चेंज एंड डिसऑर्डर, यानी हमारा जो यूनिवर्स है, जो जगत है, उसमें एक प्रवृत्ति होती है परिवर्तन की और डिसऑर्डर की। ये किसके चलते होता है, थर्मोडायनेमिक्स, यानी साइंटिफिक तौर से भी हम अगर चाहें तो यहाँ पे सिद्ध कर सकते हैं और अपने एसे में इस पॉइंट ऑफ व्यू को ला सकते हैं। इसी तरीके से अगर हम क्वांटम फिजिक्स की बात करें तो यहाँ पर हाइजेनबर्ग की जो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है, हाइजेनबर्ग का जो अनिश्चितता का सिद्धांत है, उसको अगर हम ले आएँ तो यहाँ से हम ये बता सकते हैं कि दो जो पोजीशन होती है और मोमेंटम ऑफ ए पार्टिकल, यानी किसी भी कण का जो स्थिति है और जो उसकी गति है वो साइमल्टेनियसली मेजर्ड विद द प्रिसाइजन, वो कभी भी एक समय में एक साथ हम जो है ना तो माप सकते हैं पूरी शुद्धता के साथ। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो हाइजेनबर्ग की अनसर्टेनिटी है वो किसकी तरीके से है, वो आपके इसी तरीके से है, यू कैन नॉट स्टेप ट्वाइस इन द सेम रिवर। यही चीज़ जो है आपका हाइजेनबर्ग जो है बता रहा है, उसकी जो अनसर्टेनिटी का सिद्धांत है वो इस चीज़ को दिखा के लेकर के आ रहा है। तो आप इस तरीके से इन सारे प्रिंसिपल्स को भी कोट करते हुए इस
पूरे कोटेशन को लेकर के लिख सकते हैं। फिर अगर हम साइकोलॉजिकल बात करें तो यहाँ पर पे साइकोलॉजिकल जो कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी है, इसके माध्यम से हम अपने एक्शंस को बता सकते हैं कि जो ट्रांजिएंट नेचर ऑफ मेंटल स्टेट्स है, यानी जो क्षणिक तौर से जो हमारी मानसिक स्थिति होती है जो बदलती रहती है, वो हम बता सकते हैं। और इस तरीके से रिजिलियंस और एडेप्टेबिलिटी के बारे में बता सकते हैं कि जैसे जैसे परिवर्तन आता जाता है, हम मनोवैज्ञानिक रूप से अपने को स्वयं जो है काफ़ी इस तरीके से अनुकूलता प्रदर्शित करते हैं और उन चीज़ों को जो हमारे लिए बेहतर हैं, जो हमारे लिए उपयोगी हैं, उनको हम स्वीकार करते जाते हैं, और जो हमारे लिए अनुपयोगी हैं, जिनका महत्व कम होता जाता है, उसे हम छोड़ते जाते हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, आप ये लेकर के आ सकते हैं। इकोनॉमिकल डायमेंशंस की मैंने बात ही आपसे पहले ही कर लिया है कि हम यहाँ पर कंज्यूमर के जो प्रेफरेंसेस हैं वो उनको देख सकते हैं। आजकल तमाम तरीके के इस तरीके के डाटा कलेक्ट किए जाते हैं, डाटा का महत्व बढ़ता जा रहा है। उस डाटा में जिस तरीके से कंज्यूमर्स के चेंजेस आती जाती है उसके इंटरेस्ट में, उसके अकॉर्डिंग हम जो है डिजिटल इकोनॉमी को बढ़ा सकते हैं, डिजिटल मार्केटिंग को बढ़ा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें भी ला करके आप दिखा सकते हैं। फिर इसी तरीके से टेक्नोलॉजिकल भी चीज़ें जिस तरीके से आ रही हैं, बायोटेक्नोलॉजी है, रिन्यूएबल एनर्जी है, अगर आप देखें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, तो लगातार नए नए इनोवेशंस हो रहे हैं, और एक इनोवेशंस जो है दूसरे इनोवेशंस के लिए जो है रास्ता मार्ग खोलता है, और इस तरीके से परिवर्तन टेक्नोलॉजी में भी हो रहा है। अगर आप देखें तो स्टीम इंजन आए, स्टीम इंजन, कोल इंजन, और फिर उसके बाद जो है इस तरीके से डेवलपमेंट पेट्रोल का इंजन का आया और डीजल इंजन, और फिर आज बैटरीज पर चलने वाली कारें आ रही हैं। तो ये भी क्या दिखा रही हैं? परिवर्तनशीलता को दिखा रही हैं। तो इस परिवर्तन को हम दिखा सकते हैं। फिर इथिकल और मॉरल अगर पॉइंट ऑफ व्यू से भी बात की जाए तो यहाँ पर इसके इथिकल और मॉरल पॉइंट ऑफ व्यू भी हो सकते हैं, क्योंकि इथिकली द आइडिया ऑफ कॉन्स्टेंट चेंज चैलेंजेस स्टैटिक मॉरल एंड इथिकल फ्रेमवर्क। क्योंकि जब परिवर्तन समाज में आ रहा है, तो अगर आप मध्यकालीन जो मूल्य थे, हमारे नैतिक मूल्य थे, आज के आधुनिक काल में क्या वो नैतिक मूल्य हमारे जीवन को सुचारू रूप से संचालित कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। तो हमारे मूल्यों में भी जो है वो स्टैटिक नहीं है, उनमें स्थायित्व नहीं है, वो समय के साथ बदलते रहते हैं। एक समय में जैसे क्लाइमेट चेंज था, अब जेनेटिक इंजीनियरिंग है, जेनेटिक इंजीनियरिंग पे कई सारे प्रश्न उठे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे कई बार प्रश्न उठे, और अगर आप ध्यान दें तो कंप्यूटराइजेशन जब शुरू हुआ उस पर भी कई सारे प्रश्न उठे। लेकिन धीरे धीरे ये सारे प्रश्न समय के साथ समाप्त होते गए, और हमने अपने को समय के अनुरूप जो है अडेप्टिव कर लिया, अनुकूलित कर लिया, और हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। जो कि कोट है ग्रीक, उस कोट के अकॉर्डिंग ही है। तो आप इस तरीके से भी ऐसे को लिख सकते हैं। फिर अगर हम पॉलिटिकल डायमेंशंस में देखें तो आइडियोलॉजिकल, कभी पूंजीवाद आया, फिर साम्यवाद आया, फिर भारत जैसे देशों में समाजवाद आया। तो ये आप इस तरीके से फिर उग्र राष्ट्रवाद, राष्ट्रवाद, ये सारी चीज़ें आप लेकर के आ सकते हैं, और फिर उनमें भी निरंतर परिवर्तन होता रहता है। अगर आप वर्तमान में 2024 में इसे लिखने जा रहे हैं तो जिस तरीके से भी ब्रिटेन का रिजल्ट आया, वहाँ के इलेक्शन का परिणाम आया है, भारत में परिवर्तन का जो एक परिणाम आया है, आप उसको भी रेखांकित कर सकते हैं कि एक परिवर्तनशीलता राजनीतिक हमारे आयाम में भी बनी रहती है, निर्णयों में भी बनी रहती है, राजनीतिक नीतियों में भी बनी रहती है। और निश्चित रूप से ये इसी उक्ति के समानार्थी है, जैसा कि उक्ति कहती है कि आप एक पानी में, नदी में 2 बार कदम नहीं रख सकते, क्योंकि वो परिवर्तनशीलता है। तो ये परिवर्तनशीलता राजनीतिक क्षेत्र में भी हम महसूस कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। फिर शिक्षा के क्षेत्र में भी आप देख सकते हैं, शिक्षा में भी इसी तरीके से आप इन चीज़ों को पॉइंट आउट कर सकते हैं, क्योंकि वीडियो बड़ा हो जाएगा। आप क्योंकि अगर आप शिक्षा में देखें तो हमारी कॉग्निटिव एजुकेशन बढ़ती जा रही है। फिर एजुकेशन का जिस तरीके से एक राष्ट्र की आवश्यकताओं के अनुरूप जिस तरीके से उसका राष्ट्रीयकरण हो रहा है, वो भी एक महत्वपूर्ण पॉइंट आप दिखा सकते हैं। इंटेलेक्चुअल ग्रोथ दिखा सकते हैं, टेक्निकल एजुकेशन की जो इंपॉर्टेंस है वो बढ़ती जा रही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे नए एजुकेशन के सेक्टर उभर के आ रहे हैं, उनको आप दिखा सकते हैं। तो ये सारे पॉइंट हैं, और हिस्टोरिकल डायमेंशंस में भी आप वो सारे पॉइंट लेकर के आ सकते हैं, किस तरीके से इतिहास में परिवर्तन हुआ है। वो सारे परिवर्तन प्राचीन काल से आधुनिक काल और वर्तमान काल तक अगर आप लेकर के आएंगे तो निश्चित रूप से, और फिर उसमें जुड़ी हुई जो हमारी संस्कृतियां हैं, हमारे विश्वास हैं, हमारी कला है, वो सारे पॉइंट आ सकते हैं, और आप उसके माध्यम से अपने हिस्से को महत्वपूर्ण तरीके से लिख सकते हैं। और फिर सोशल समाज में भी सामाजिक मूल्यों में परिवर्तन आए। आज हम सामाजिक परिवर्तनों में देखें, लिव इन रिलेशन जैसे कॉन्सेप्ट की जो है समाज में मान्यता बढ़ती जा रही है। तो ये भी एक आप दिखा सकते हैं कि समाज में एक परिवर्तन आया। एक समाज ऐसा था कि जब आप इस विषय पर सोच नहीं सकते थे, लेकिन आज समाज इतना
परिपक्व हो चुका है कि इस तरीके के विषय पर भी वो बात कर रहा है और उसको मान्यता भी दे रहा है। तो ये भी एक महत्वपूर्ण पॉइंट है। फिर इसी तरीके से आप इन्वायरमेंटल और इकोलॉजिकल डायमेंशंस को दिखाते हुए क्लाइमेट चेंज, बायोडाइवर्सिटी लॉस, हैबिटेट डिस्ट्रक्शन जैसे जो विषय हैं उनको ला करके अपने प्रश्न को निबंध के अनुसार जो आप उसकी रूपरेखा बनाएंगे उसमें आप इन सारी चीज़ों को दिखा सकते हैं, कंजर्वेशन को दिखा सकते हैं, इनकी आवश्यकताओं को दिखा सकते हैं। तो कुल मिलाकर के यू कैन नॉट स्टेप ट्वाइस इन द सेम रिवर एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो है ये सूक्ति है और इसके अकॉर्डिंग आप अपने आंसर ऐसे को लिख सकते हैं और ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आपको ये एनालिसिस ऐसे का कैसे लगा कमेंट ज़रूर करें। अगर इसमें आपको ये अच्छा लगता है तो निश्चित रूप से हम जितने भी एसेज हैं ज़्यादा से ज़्यादा एसेज पर इस तरीके की वीडियो लाने की कोशिश करेंगे ताकि हिंदी माध्यम के जो एस्पायरेंट्स हैं उनको बेनिफिट हो सके। और इसमें चूँकि मैंने इसका जो PDF है वो इंग्लिश में, तो वो भी इससे बेनिफिट उठा सकते हैं। कैसा रहा हमारा ये एनालिसिस आप हमें ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच।